these innovative minds who I hope will change the shape how agriculture looks. A warm welcome to everybody. Thank you so much. I think so without wasting time, we'll go ahead. Thank you so much, Ms. Sankita ma'am. Can we have a round of applause for her? I would now like to invite Shri R.P. Singh, Chief General Manager, NABARD, for the opening remarks. Good morning, everyone. Joint Secretary Sri Ajit Kumar Sahu ji, other distinguished guests on the dais, members of the jury, and the 10 finalists who have turned up today. Without taking much of the time, because we are running short of time, I wish all the best to the teams, and I express my thanks to the jury for being here. Thank you so much. देवी और सज्जनों, कृपया कर आज के माननीय मुख्य अतिथिगण श्री शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय राज्य मंत्री का स्वागत जोरदार तालियों के साथ करें। Can we have a round of applause for? Thank you. समय कम है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक फॉर्मेलिटी है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वेलकम करता हूँ राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी एवं श्री रामनाथ ठाकुर जी, आने वाला समय और वर्तमान समय कर लिया है। आइडियाज का समय है और इनोवेशन का समय किसान की मेहनत का है अद्भुत वही कंट्री आगे लीड करेगी जिसके पास नए आइडियाज होंगे, हर बार नई तकनीकी होगी। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो ये स्टार्टअप्स खिलता है कल्चर देश अभी का शुरू हुआ है सितारा। और काफी अच्छे सारे जहां से अच्छा ये एक बहुत बड़े हिंदुस्तान गैप हमारा, को फिल करते हैं क्योंकि सरकार का एक अपना तरीका होता है लोगों तक पहुंचने का, उस तरीके में नया बनाना मुश्किल होता है और समय के साथ तेजी से बदलाव करना मुश्किल होता है जो काम स्टार्टअप कर सकते हैं। और छोटे किसानों की जरूरतें जितनी होती हैं और उसको जो सस्ते दामों पर एक अफोर्डेबल प्राइस पर और एक नई तकनीकी उनके तक पहुंचाने का काम वो सरकार से बेहतर स्टार्टअप कर सकते हैं, बड़ी कंपनीज भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है। पर आपके लिए जो है वो एक सबसे अच्छा जो स्टार्टअप्स के लिए वो सबसे अच्छा गैप है जिसको आप भर सकते हैं और वो आप भर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो है जो एग्रीशोर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माननीय सदस्य आफ्टरनून में लॉन्च होगा तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी और वैसे भी आप सभी को जानकारी होगी। और मुझे बहुत खुशी है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने जो ग्रीनहाउस लॉन्च किया हमारे रिक्वेस्ट पे, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया। 2000 से ज़्यादा एंट्रीज आई और मैं उन सभी को जितने भी प्रतिभागी हैं स्टार्टअप्स सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और स्पेशली उन 10 प्रतिभागियों को जिन्होंने आज यहाँ तक अपना मुकाम हासिल किया, यहाँ तक पहुँचे और उनको बेस्ट विशेष देता हूँ कि वो आज अपना अच्छा प्रदर्शन करें और जो टीम प्रतिभागी जीत के आएंगे तो उनको आफ्टरनून के समारोह में जो है पुरस्कृत किया जाएगा। पहले हम करेंगे, लेकिन बाकी भी जो आइडियाज हैं वो आइडियाज कभी वेस्ट नहीं जाते, चाहे प्राइजेस किसको मिले किसी को भी मिले, लेकिन ये 10 जो प्रतिभागी हैं जो 10 स्टार्टअप्स हैं तो वी होप एंड विश कि दे विल फ्लरिश एंड वो अपने आइडियाज से यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव माननीय मंत्री महोदय का स्वागत आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। Thank you so much, अब मैं निवेदन करूंगी श्री अजीत कुमार साहू जी को कि आप जॉइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड श्री रामनाथ ठाकुर जी का शॉल भेंट कर इस कार्यक्रम में स्वागत करें। सभी से निवेदन है जोरदार तालियों से महोदय का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं निवेदन करूंगी श्री सैमुअल प्रवीण कुमार जी को कि आप श्री भागीरथ चौधरी जी का शॉल भेंट कर आज के कार्यक्रम में स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं निवेदन करूंगी श्री शाजी केवी जी को कि माफ कीजिए, आज के हमारे मुख्य अतिथिगण मंच पर विराजमान हैं, तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं निवेदन करूंगी माननीय मंत्री महोदय और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य महोदय को कि आप दीप प्रज्वलित कर आज का शुभारंभ करें। सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, दीप प्रज्वलन न केवल प्रकाश का प्रतीक है, बल्कि ज्ञान, सृजन और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। दीप प्रज्वलन के बाद आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी श्री अजीत कुमार साहू जी को, जो कि हैं संयुक्त सचिव क्रेडिट ऑयल सीड्स ऑयल पाम्स कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से, कि आप मंच पर आए और एग्री श्योर फंड के बारे में सभागार से अपने विचार साझा करें। जोरदार तालियों से महोदय का स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभी सम्मानित अतिथिगण और इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिनिधि अधिकारी। मैं आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक हम एग्री श्योर फंड की जो एक अनूठी पहल का शुभारंभ करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आज 3 अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कि कृषि पोर्टल का शुभारंभ है, कृषि अवसंरचना कोष के लिए उत्कृष्टता सम्मान दिया जाएगा, और ग्रीनाथन जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा था उसका आज पुरस्कार समारोह होगा। आज उसका सुबह समापन हुआ। तो इस मौके पर, इस महत्वपूर्ण मौके पर अपने गरिमामय व्यक्तित्व के साथ उपस्थित माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने सदैव कृषि के क्षेत्र में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित किया है। श्रीमान, आपके नेतृत्व क्षमता एवं कृषि एवं कृषकों की समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता ने हम सबको प्रेरित किया है। आपके द्वारा हमारे अन्नदाताओं को भगवान का दर्जा देकर उनके कल्याण के लिए दिखाई गई प्रतिबद्धता हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आपकी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही मैं माननीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी और माननीय राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौधरी जी का भी विशेष स्वागत करता हूं, जो अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और हमारे प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं अभी हमारे कृषि कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी अभी रास्ते में हैं, आ रहे हैं। उनको एक अन्य मीटिंग में व्यवस्था की वजह से उनको विलम्ब हुआ है, और मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज कार्यक्रम संभव हो पाया है। साथ ही मैं इस मंच पर आसीन और सभागार में विराजमान अन्य सभी मंत्रालयों और विभागों के सभी उच्च अधिकारियों, नाबार्ड के अध्यक्ष मंच पर बैठे हुए और सहकर्मियों, नाबार्ड के सहकर्मियों, बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों और मीडिया के मित्रों का भी स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत के जो किसान हैं वो दुनिया की 11% भूमि पर 4% जल संसाधनों के साथ दुनिया की 17 से 18% आबादी जो भारत की है, दुनिया के में जो शेयर है,
और लगभग 11.5% का जो उनका पशुधन का शेयर है उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। और विश्व का लगभग 11% खाद्यान्न, 13% फल और 11% सब्जियां उगाते हैं, और वो भी उन अपने सीमित संसाधनों की वजह से और के बावजूद। तो इसीलिए जब हमारे कृषि मंत्री इन किसानों को भगवान कहते हैं, उनको उसका तात्पर्य यही है कि उनके अलावा और कोई इस बड़ी पॉपुलेशन का खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि कृषि क्षेत्र को आवश्यक वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाएं, और इसलिए भी क्योंकि कृषि न केवल हमारी 17-18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, बल्कि साथ ही साथ में यह लगभग आधी आबादी को, आधे श्रम बल को जो है रोजगार भी देता है। तो वैसे तो सरकार के बहुत से कार्यक्रम हैं जो कि उनको वित्तीय संसाधन मुहैया कराते हैं, पर एग्रीश्योर एक नई पहल है जिसमें सरकार ने छोटे स्टार्टअप्स और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए उद्यमों को पूंजी प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है, और जिसके बारे में आगे हम ज़्यादा डिटेल देखेंगे जब इसका लॉन्च होगा और उसके तहत उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी। तो ये बेसिक परिकल्पना जो है वो नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए और किसानों तक तकनीकी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की गई है। और इस फंड के जो बनाने में, इसका जो विजन बनाने में हमारे नाबार्ड के लोग, वित्तीय संस्थानों के लोग, उनके साथ काफ़ी लंबी विचार विमर्श हुआ, और विचार विमर्श के बाद एक नए तरह का ये प्रयोग किया गया, और वो आज आपके सामने है। और इस गर्व के साथ हम इस मंच पर खड़े होकर इस फंड के और पोर्टल के शुभारंभ का इंतजार कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज इस शुभारंभ के लिए आशीर्वाद देने के लिए हमारे तीनों मंत्रीगण यहाँ पर उपलब्ध हैं, और इसके बारे में अधिक जानकारी आने वाले समय में दी जाएगी। और साथ ही अभी आज जो हम कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, तो उसके बारे में भी सैमुअल साहब जब मंच पर आएंगे तो वो ज़्यादा जानकारी साझा करेंगे। और सर, इस एग्रीश्योर की जानकारी स्टार्टअप्स तक पहुँचाने के लिए लगभग 1.5 महीने पहले मुंबई के में नाबार्ड के हेडक्वार्टर में एक ग्रीनाथॉन लॉन्च किया गया था। ग्रीनाथॉन था, ये सभी स्टार्टअप्स को हमने चैलेंज दिए थे और उनको कुछ हमने टॉपिक्स दिए थे कि उन टॉपिक्स पे काम करके जो कृषि क्षेत्र की जो उभरती हुई समस्याएं हैं उनका वो समाधान प्रस्तुत करें। और लगभग 2000 ऐसे हमारे स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया, और 1 महीने चले इस कार्यक्रम की आज सुबह इसका फाइनल हुआ। आज सुबह 10 फाइनलिस्ट ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया, और उसके बेसिस पे आज उनका यहाँ पर रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा और आपके हाथों से उनको पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेकर एक बार फिर से माननीय कृषि मंत्री, दोनों राज्य मंत्रीगण और सभी अतिथियों का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ, और इस यात्रा में आप सबके साथ की उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं निवेदन करूंगी नाबार्ड के अध्यक्ष महोदय श्री शाजी केवी जी को कि आप मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भागीरथ चौधरी जी एंड रामनाथ ठाकुर जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल्स, बैंक ऑफिशियल्स, और मेरा साथी नाबार्ड ऑफिशियल्स एंड ऑल्सो एग्री इनोवेटर्स। आज जो साहू जी ने जो कहा है, जो प्रोडक्शन के बारे में कहा है, पर जब भी मैं मंत्री से मिलता हूँ तो मंत्री बताते हैं कि फार्मर्स का आय बढ़ाना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। आय बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 चीज़ चाहिए, वो एक पूंजी चाहिए और दूसरा एक इनोवेशन चाहिए। बिकॉज अभी जो जो प्रोडक्शन अभी है, अगर आप एवरेज प्रोडक्टिविटी देखें तो दुनिया का जो एवरेज प्रोडक्टिविटी से आधा से कम है हमारा प्रोडक्टिविटी। जो एरिया ज़्यादा है इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा है, बट कम से कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमको इनोवेशन चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। ये इनोवेशन और कैपिटल की जो मदद के लिए हमारा इधर 2 स्कीम अभी लागू हो रहा है। एक तो एग्री इंफ्रा फंड स्कीम ऑलरेडी जो है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है और कम ब्याज में कैसे कैपिटल देगा फार्मर्स को, इसके लक्ष्य सामने रख के चलते हैं हम। दूसरा है कि इनोवेशन के लिए अगर अब इनोवेटर्स के नाम देखें तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख इनोवेटिव एंटरप्राइजेस है।
उसमें 1000 से कम इनोवेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर 20% का जो इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता है तो लगभग 30,000 के करीब इनोवेटिव एंटरप्राइजेस होना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आज जो एग्रीश्योर फंड लॉन्च कर रहे हैं, जो भी आइडियाज़ लेके आते हैं, जो आइडियाज़ जो रूरल सेक्टर में लोकेशन स्पेसिफिक आइडियाज़ होना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, उधर एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं चलेगा। जो लोकल प्रॉब्लम्स के लिए लोकल सॉल्यूशंस चाहिए, उसके लिए लोकल इनोवेशंस भी चाहिए। उसको मदद करने के लिए अब एक एग्रीश्योर फंड लेके आ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि कम से कम 80 से 100 इनोवेटर्स को इस फंड से हम मदद देंगे। उसके बाद दूसरा फंड भी लेके आएंगे। ऑलरेडी नाबार्ड एक नैब वेंचर फंड के मुताबिक अराउंड 20 इनोवेटर्स को सपोर्ट किया हुआ है। नाउ अभी जो फंड जो लॉन्च हो रहा है उसमें प्री सीरीज मतलब अर्ली स्टेज इनोवेटर्स को मदद देंगे। आगे जो एग्री इंफ्रा फंड में उनका जो लोन्स का भी व्यवस्था है, उसमें कम ब्याज में लोन देने का व्यवस्था भी है। ये दोनों मिलके मैं चाहता हूँ कि फार्मर्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और इनकम भी बढ़ाएंगे। इस जो जर्नी में भारत सरकार के साथ हम नाबार्ड और बैंकों के हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। आगे जो प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्शन है, जो टोटल एग्रीकल्चर ग्रोस वैल्यू एडिशन है, वो बढ़ाने के काम में और पूरा भारत में फूड सिक्योरिटी तो हम तो पहुंच गया है, बट लोग वर्ल्ड का फूड सिक्योरिटी के लिए हम आगे काम करेंगे। इस विचारों के साथ मैं इस समारोह का सभी वेल विशिंग कर रहा हूँ। आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम बैंकों के साथ और भारत सरकार के नेतृत्व में हम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जैसा कि संयुक्त सचिव जी ने और अध्यक्ष महोदय ने बताया कि एग्रीश्योर के ऊपर एक हैकाथॉन की शुरुआत की गई थी 12 जुलाई 2024 से। इस हैकाथॉन का नाम था एग्रीश्योर ग्रीनथॉन 2024, जिसमें 3200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए और 500 से ज़्यादा प्रोटोटाइप सबमिट हुए। इसके बाद एक काफ़ी कम्पिटिटिव इवेंट के बाद टॉप 10 फाइनलिस्ट थे। उनका आज सुबह पिचिंग सब आप सभी ने भी देखा। तो टॉप 10 में से जो टॉप 3 हैं, जो विनर्स हैं इस हैकाथॉन के, अभी हम उनको सम्मानित करेंगे मंत्री महोदय की अनुमति से। महोदय, ये हैकाथॉन 3 ट्रैक्स पर काम कर रहा था। ट्रैक्स थे स्मार्ट एग्रीकल्चर ऑन बजट, सेकेंड ट्रैक था टर्निंग एग्री वेस्ट इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, और तीसरा ट्रैक था टेक सॉल्यूशंस मेकिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव। तो इन सभी ट्रैक्स पर जो हमारे विजेता हैं उनका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगी। तृतीय स्थान पर सेकेंड रनर अप ऑफ अवर हैकाथॉन इज टीम एम्ब्रॉनिक्स। आई रिक्वेस्ट टीम एम्ब्रॉनिक्स to please come on the stage. टीम एम्ब्रॉनिक्स का आइडिया था बायोटेक इन्वेंशन टू रिप्लेस hazardous single-use plastic in farming, reducing environmental impact and cost for farmers. आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से टीम एम्ब्रॉनिक्स का प्रोत्साहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टीम एम्ब्रॉनिक्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट रनर अप, कृषि क्रांति। आई रिक्वेस्ट कृषि क्रांति टीम टू प्लीज कम ओवर टू द डायस एंड रिसीव द अवार्ड। टीम कृषि क्रांति जी। इसके बाद प्रथम स्थान के लिए ग्रीन सेपियो टीम तैयार रहें प्लीज। Yes. So we have team Krushi Kranti on the dais. जी। कृषि क्रांति का आइडिया ब्रीफ है
There is a need for small-scale sugarcane harvesters that are affordable and efficient for farmers with limited land. जोरदार तालियों से बहुत बहुत बधाइयाँ देंगे टीम कृषि क्रांति को और प्रथम पुरस्कार The winner of the hackathon is Team Green Sapio. I request Team Green Sapio to please come onto the dais and collect the prize. टीम ग्रीन सेपियो को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं निवेदन करूंगी श्री विकास भट्ट जी को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर नैब वेंचर से हैं, कि आप मंच पर आएं और एग्री श्योर के ऊपर अपने विचार साझा करें। श्री विकास भट्ट जी। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौधरी जी, चेयरमैन नाबार्ड शाहजी केवी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहू साहब, सैमुअल साहब। तो जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, एग्रीकल्चर का जो शेयर है हमारे जीडीपी में 18% है, लेकिन आज की डेट में जो स्टार्टअप भारत में हैं 1,42,000 के आसपास स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से केवल 2,800, बहुत ही छोटा परसेंटेज होता है, 2,800 ही है जो एग्री सेक्टर में है। अगर इसमें हम फूड सेक्टर का भी ऐड कर दें तो भी 7,000 ही होते हैं। तो ये जो छोटा नंबर है, और ये भी अगर हम पिछले 10 साल पहले का सर देखेंगे तो 10 साल पहले लगभग 2013 में केवल 50 स्टार्टअप थे जो एग्री सेक्टर में काम कर रहे थे। पिछले 10 साल में भारत सरकार की तमाम योजनाएं आई जो बढ़ के अब 2,800 हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से बाकी सेक्टर्स ने ग्रोथ की है, आप इंडस्ट्री देखिए, सर्विसेज देखिए, वहाँ जो ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ अभी कृषि में आना बाकी है। कारण है टेक्नोलॉजी का शायद वो एडॉप्शन नहीं हो पाया जो बाकी क्षेत्रों में हो पाया। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये कृषि नाबार्ड के साथ मिलके ये एग्री श्योर जो फंड लॉन्च किया है, ये 7,750 करोड़ का जो फंड है, इसका उद्देश्य यही है कि कम से कम 85 से 100 ऐसे नए स्टार्टअप जो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने ग्राउंड फ्लोर में भी देखा कुछ स्टार्टअप्स ने जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं, उस तरह के कुछ नए विचार या नई योजनाएं या टेक्नोलॉजी जो न केवल किसान के काम को आसान बनाए, उसको सुविधा दे, उसको मार्केट लिंकेज दे, इनपुट सप्लाई दे, बट उसकी इनकम भी बढ़ाए, जो मूलभूत सरकार का भी उद्देश्य है और नाबार्ड का भी उद्देश्य है। तो इस तरह के स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए ये योजना बनाई गई है। पूर्व में भी आप देखेंगे सिडबी का भी एक फंड ऑफ फंड है और एक एसबीआई के थ्रू भी एक फंड ऑफ फंड है जो गैर कृषि क्षेत्र के लिए बने हैं, और ये केवल एग्रीकल्चर ये एआईएफ जो होते हैं और दूसरे फंडों को सपोर्ट करते हैं। पर मुझे लगता है देश में शायद पहली योजना है जो ब्लेंडेड कैपिटल सपोर्ट के तौर पे बनाई गई है, जिसमें एक ही फंड में 2 स्कीम्स हैं। जो एक स्कीम तो डायरेक्ट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को, दूसरी जो स्कीम होगी वो ऐसे फंड्स को सपोर्ट करेगी जो फंड्स एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। तो इससे दोहरा लाभ होगा, एक तो मार्केट में एग्रीकल्चर स्टार्टअप को डायरेक्ट इस फंड से पैसा मिलेगा, दूसरा उन फंड को पैसा मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा जो और एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ ये स्कीम आज लॉन्च की जा रही है। इसका जो कॉर्पस है, एक छोटे तौर पे बता दूं, 750 करोड़ में से 450 करोड़ जो है वो फंड ऑफ फंड है जो दूसरे फंड्स को जाएगा, और 300 करोड़ ऐसा है जो डायरेक्ट स्टार्टअप्स को जाएगा। अगले 5 वर्ष के दौरान हम ये सारे इन्वेस्टमेंट सर करेंगे, और ये जो मार्केट प्रोफेशनल्स होंगे, सेक्टर के प्रोफेशनल्स होंगे जो इवेल्यूएट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किसको सहायता देनी है। कोई इसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं होगी, पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन होगा, पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से इसमें काम होगा। मैं नैवेंचर से हूँ, तो नैवेंचर से क्यों इसको नैवेंचर को चुना गया? नैवेंचर ने पहले भी पब्लिक सेक्टर में ऐसा एग्रीकल्चर फंड लॉन्च किया है, नैवेंचर फंड 1, जिसमें हमने इस तरह की सफलतापूर्वक, एक मैं कहूँगा सफलतापूर्वक इस तरह के एग्री स्टार्टअप को सपोर्ट किया है, और शायद पहला ऐसा फंड है, सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फंड है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर का है। तो इसी वजह से इसको नैवेंचर को ही कार्य इसमें दिया गया। तो इधर से नाबार्ड का पूरा नेटवर्क है, गवर्नमेंट का सॉवरेन सपोर्ट है, और नैवेंचर का जो एक्सपर्टीज है, मार्केट एक्सपर्टाइज, इसको मिलके मुझे पूरा विश्वास है कि ये फंड बिल्कुल अपना उद्देश्यों को पूरा करेगा। इसी के साथ अभी इसके बाद हम फंड का सर लॉन्च करेंगे, और फंड का लोगो जो किसी फंड का प्रतीक होता है, उसको उसकी पहचान को दर्शाता है, उसका भी सर हम लॉन्च करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं इसी के साथ धन्यवाद, और रेखा जी से अनुरोध करूँगा कि लॉन्चिंग वाला प्रोग्राम हम
अब स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जैसा कि हम बहुत समय से सुन रहे हैं एग्रीश्योर का लॉन्च, तो वो समय आ गया है। मैं निवेदन करूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि आप रिमोट का बटन दबा के महोदय एग्रीश्योर का लॉन्च करें। आप सभी से निवेदन है जोरदार तालियों से एग्रीश्योर का लॉन्च। इसके साथ ही एग्रीश्योर पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आइए मिलके वो वीडियो क्लिप देखें। हमारा देश, जहां हर खेत में उगती है भविष्य की फसल। हमारे किसानों की मेहनत और उनके खेत हमारे भविष्य की कहानी कहते हैं। लेकिन अब हमें नई सोच, नई तकनीक और नवाचार की जरूरत है। इसी दिशा में भारत सरकार और नाबार्ड लेकर आए हैं एक अनोखी पहल, एग्रीश्योर। यह पहल उन स्टार्टअप्स को पूंजी उपलब्ध कराएगी जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में नवाचार ला रहे हैं और नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। एग्रीश्योर निधि उन नवाचारी विचारों और स्टार्टअप्स का समर्थन करेगी जो नई तकनीक, नई सोच और नए समाधान लेकर आ रहे हैं। यह हमारे युवाओं को प्रेरित करेगी कि वे कृषि और ग्रामीण विकास में नए अवसरों का निर्माण करें। यह निधि मशीनरी किराए पर उपलब्ध कराने, एफपीओ की सहायता करने और आईटी आधारित सेवाओं जैसे विभिन्न तकनीकी समाधान देने वाले स्टार्टअप्स को समर्थन देगी। साथ ही इन स्टार्टअप्स को तेजी से बढ़ने के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराएगी। एग्रीश्योर सरकार, नाबार्ड और निजी निवेशकों को एक साथ लाकर नए विचारों को सहयोग देगा। इस निधि का प्रबंधन नाबार्ड की सहायक कंपनी नैपवेंचर्स लिमिटेड करेगी। एग्रीश्योर की प्रायोजक एजेंसियां हैं भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड। एग्रीश्योर एक सेबी पंजीकृत श्रेणी 2 की एक वैकल्पिक निवेश निधि AIF है, जिसका कुल कोष 750 करोड़ रुपए है। इसमें भारत सरकार और नाबार्ड दोनों में से प्रत्येक 250 करोड़ रुपए देंगे, जबकि शेष 250 करोड़ रुपए बैंकों, बीमा कंपनियों और निजी निवेशकों से जुटाए जाएंगे। एग्रीश्योर निधि के तहत 2 योजनाएं हैं, डायरेक्ट स्कीम और फंड ऑफ फंड योजना। डायरेक्ट स्कीम 300 करोड़ रुपए के कोष के साथ शुरुआती दौर के उन स्टार्टअप्स में इक्विटी निवेश करेगी जो कृषि और ग्रामीण विकास में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। फंड ऑफ फंड योजना के तहत 450 करोड़ रुपए का कोष होगा, जो सेबी द्वारा पंजीकृत इक्विटी और ऋण AIF में निवेश करेगा, जो आगे कृषि स्टार्टअप्स में निवेश करेंगे। उनके लिए यह आवश्यक होगा कि एग्रीश्योर के बराबर की अतिरिक्त निधि भी अपनी ओर से कृषि स्टार्टअप्स में निवेश करें। इस निधि का उद्देश्य है उन एग्री और एग्रीटेक स्टार्टअप्स को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करना जिन्हें पूंजी की कमी के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है। साथ ही यह कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेगा। एग्रीश्योर एक अनूठी पहल जो हमारे देश के कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। आइए इस बदलाव का हिस्सा बने और अपने देश को समृद्ध बनाएं। एग्रीश्योर, कृषि और ग्रामीण विकास की नई राह। आपने एग्रीश्योर पर एक बहुत ही ब्रीफ येट एनरिचिंग जो वीडियो देखा। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अन्नदाता की मेहनत का कोई मोल नहीं,
धरती की गोद में उनका और कोई तोल नहीं। हर बूंद पसीने की बनती है अन्न की फसल। उनके परिश्रम से ही हम सबका जीवन सफल। हम बात कर रहे हैं हमारे देश की रीढ़, हमारे अन्नदाता और उनके अथक परिश्रम की, जो न केवल हमारी विशाल आबादी के लिए पर्याप्त भोजन और चारा उत्पादन करते हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं भी निर्मित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र में 3.25 लाख करोड़ का निजी निवेश हुआ? इसी संदर्भ में निजी निवेशकों के निवेश और कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग से नई क्रांति लाने के लिए भारत सरकार के एक समर्पित निवेश पोर्टल के माध्यम से, जिसके तहत हितधारकों को एकजुट किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं कृषि निवेश पोर्टल की, जिसके बारे में आपको अधिक जानकारी देने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी श्री सैमुअल प्रवीण कुमार जी, जो हैं संयुक्त सचिव AIF एंड एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कि आप मंच पे आएँ और कृषि निवेश पोर्टल पर अपने विचार सभागार के साथ साझा करें। नमस्कार। माननीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय कृषि मंत्री जी रामनाथ ठाकुर जी, माननीय राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी जी, अध्यक्ष नाबार्ड शाजिद जी और मेरे साथी संयुक्त सचिव अजीत जी, और यहाँ पे पधारे हुए बैंक अधिकारी, नाबार्ड के अधिकारी और विशेषतर राज्यों से जो आए हैं AF में, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उनको भी हमने यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है, और डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और बाकी मीडिया के साथी, सबको स्वागत करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए, कृषि निवेश ये जो पोर्टल है, एक नया पहल है। जैसे भारत सरकार में आप जानते हैं कि अनेक योजनाएं निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खासकर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का तो आपने सुना ही होगा। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो MOFPI के तहत है, अलग अलग मंत्रालय द्वारा इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो मत्स्य विभाग से इम्प्लीमेंटेशन होता है। मत्स्य पालन के अलावा पशुपालन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी डेवलपमेंट फंड का भी है संचालन होता है। राष्ट्रीय गोवर्धन मिशन एक है जो वाटर रिसोर्स जल शक्ति मिनिस्ट्री से इम्प्लीमेंट होता है। और कृषि मंत्रालय में भी AF के अलावा NHB में कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडीज मिलते हैं, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी ऐसा एक योजना है जिसके तहत निवेशकों को काफ़ी मदद मिलता है। लेकिन ये अनेक योजना है जो है अपने अपने अलग पोर्टल्स में इसके जो सूचनाएं हैं अलग अलग तरीके में मिलते हैं, और जो भावी निवेशक हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता है कि किस योजना से उनको मदद मिले और इनका जो अभिसरण है, जो कन्वर्जेंस है, वो कैसे होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको सबको इंटीग्रेट करके एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिस प्लेटफॉर्म से जो भी निवेश करना चाहता है कृषि और संबंधी क्षेत्र में, उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और उनको सुविधा भी होगा कि जानकारी प्राप्त करने में, और साथ साथ उसका एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, क्योंकि सारे पोर्टल्स इंटीग्रेटेड हैं। इंटीग्रेटेड इज अ पोर्टल ऑफ पोर्टल टाइप ऑफ फैसिलिटी। तो इसको बिल्ड करने में हमारे लिए इन्वेस्ट इंडिया, BMGF और उनका जो वेंडर हैं NEC, उन्होंने इसमें हमको बहुत मदद किया, सहयोग किया। उनके हेल्प से हमने इसको एक पोर्टल ऑफ पोर्टल्स रूप में इसका स्थापना किया है। इससे बेसिकली आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी जो इनोवेटिव फीचर्स हैं, जैसे निवेश मित्रा का एक चैटबॉट हमने इसमें बनाया है, जिसमें ये मेन्यू आधारित योजना है, जिसमें आपको प्री डिफाइंड मेन्यू भी एक आ जाएगा जैसे आप उसमें लॉगिन करेंगे, और क्वेरी बेस्ड भी है। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है जो मेन्यू में नहीं है और आप एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और MOFPI का PM किसान संपदा योजना दोनों को मिलकर मैं इसमें लाभ उठा सकता हूँ कोई कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, तो उसका भी आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक इसमें डैशबोर्ड है नेशनल लेवल में। डैशबोर्ड में आपका जो प्रगति है कि अलग अलग योजनाओं के तहत क्या प्रगति हुआ है, एक ही जगह पे आपको मिलेगा। तो ये मॉनिटरिंग के लिए भी अच्छा होगा, और किन किन राज्यों में किस तरह का प्रगति हुआ है वो भी हम उसमें देख सकते हैं। और हमको एक एकीकृत फॉर्म में आपको डेटा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। और इसके साथ साथ इसको निवेश के जो क्षेत्र है, कृषि निवेश जो काफ़ी इसमें हम लोग अभी जोर दे रहे हैं, तो उसमें जो कैसे और इसको बढ़ावा दे सकते हैं, ये इसमें भी ये मददगार साबित होगा। मैं फिर से मैं आभारी हूँ अपना मंत्री जी का, जिन्होंने अपना व्यस्त शेड्यूल के बावजूद टाइम निकाला है कि आज इस पहल को लॉन्च करने के लिए। मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे बीच मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय कृषि मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि आप कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद महोदय। इसके साथ ही एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके सामने पेश कृषि होगा। क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और सरकार निरंतर निवेश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ऐसे में प्रत्येक निवेशक को इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए भारत सरकार एक नई पहल ला रही है जिसका नाम है कृषि निवेश। कृषि निवेश पोर्टल किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। इस पोर्टल के जरिए अब आसानी से विभिन्न निवेश योजनाओं, सरकारी सब्सिडी और वित्तीय सहायता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पोर्टल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। यदि आप भी अपने कृषि उद्यम को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो कृषि निवेश पोर्टल आपके लिए एक उपयोगी प्लेटफॉर्म है। कृषि निवेश पोर्टल सभी कृषि निवेशकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में निवेश प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना है। पोर्टल का इंटरैक्टिव चैटबॉट निवेश मित्र उपयोगकर्ताओं को प्रश्न पूछने में सहायता करने एवं आवेदन प्रक्रियाओं के माध्यम से उनकी मदद करता है। ये पोर्टल किसानों, कृषि स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए ढेर सारे अवसर और योजनाएं प्रदान करता है और साथ ही महिला किसानों, सहकारी समितियों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जुड़े लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रख रहा है। कृषि निवेश पोर्टल भारत सरकार की एक गेम चेंजर पहल है जो कृषक समुदाय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों के सतत कृषि विकास की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो देवियों और सज्जनों, ये था कृषि निवेश पोर्टल का परिदृश्य। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। AIF एक्सीलेंस अवार्ड्स एक अगला सेगमेंट है जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी श्री सैमुअल प्रवीण कुमार जी, संयुक्त सचिव AIF एंड एक्सटेंशन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को कि आप मंच पर आएँ और AIF एक्सीलेंस अवार्ड्स के बारे में अपने विचार साझा करें। साथियों, जैसे आप लोग जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की लॉन्च हुई थी। ये आत्मनिर्भर पैकेज के तहत इसका लॉन्च किया गया था, क्योंकि भारत देश में अगर हम देखेंगे तो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, जो फसलोपरांत जो नुकसान हैं और जो अवसंरचना की जो कमी है, उसके वजह से जो किसानों को अपने जो भी उत्पाद है उसके लिए अच्छा मूल्य मिल नहीं रहा है, तो उनको आय बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट प्लीज़, आप देखेंगे तो इसमें समस्याएं अनेक हैं। वो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो रूरल इकोनॉमी है और फार्मर्स का इनकम बूस्ट करने के लिए उस उद्देश्य से इसका हमने ये जो स्कीम लॉन्च किया गया था और इसके तहत गत 4 वर्षों में अगर प्रगति देखा जाए तो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास, 79,000 करोड़ के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट्स मोबिलाइज हुआ है निजी क्षेत्र का, और इसमें 75,000 जो प्रोजेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स बने हैं और इसमें अनेक तरह के जो योजनाएं हैं स्वीकृत किए गए हैं, जैसे कस्टमाइजिंग सेंटर्स हो गए,
प्राइमरी प्रोसेसिंग प्रसंस्करण इकाई यूनिट्स, सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेजेस, और साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी बड़ा है, 500 लाख मीट्रिक टन का स्टोरेज कैपेसिटी भी बना है। और इससे जो नुकसान, फसलोपरांत नुकसान है, उसमें भी कमी आई है। और इसके साथ साथ जो ग्रामीण इलाकों में जो रोजगार है, उसके 8.25 लाख जो है रोजगार का भी अवकाश मिले हैं। नेक्स्ट प्लीज़। लेकिन अभी इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में कुछ प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन, जिसको बोलते हैं प्रगतिशील विस्तार, इस योजना के तहत हुआ है, जिसके तहत अभी जो पहले इंडिविजुअल बोरोवर्स के लिए कुछ हाईटेक प्रोजेक्ट्स जैसे एरोपोनिक्स, मशरूम कल्टीवेशन, ये सब शामिल नहीं था, तो हमने इसको अभी शामिल ये कर दिया गया है AF में। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, आप सबके लिए एक खुशखबरी है कि अभी इंडिविजुअल्स के लिए ये ओपन हो चुका है। और इसी तरह इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, जिसको बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के, पहले सिर्फ प्राइमरी के लिए ही सैंक्शंस होते थे, अभी उसका भी जोड़ दिया गया है AF के तहत। सिमिलरली PM कुसुम जो है योजना, घटक ए योजना जो है, वो ग्रिड कनेक्टेड जो पावर जनरेटर्स हैं, उनका भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बने। और साथ साथ FPOs को, क्योंकि सरकार FPOs को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो FPOs को स्ट्रेंथन करने के लिए ये भी एक माध्यम है, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए उनको क्रेडिट गारंटी सपोर्ट NAB संरक्षण द्वारा दिया जा रहा है। और इन सब जो एक्सपेंशन, प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन से जो इम्पैक्ट होगा, ये होगा कि मार्केटेबिलिटी, जो उत्पाद है उसका बढ़ेगा, और अन्नदाताओं का आय भी बढ़ेगा, और अन्नदाता ऊर्जादाता भी बनेंगे। और मार्केट में जो ऋण है, जो निवेश करने के लिए जो आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है, ये मात्र 9%, -3% जो सबवेंशन है, सो 6% में आपको ऋण भी मिलता है 2 करोड़ तक। तो ये क्या, और इससे आपको रोजगार के अवकाश भी ज़्यादा होते हैं, और रिलायबल एनर्जी भी मिलता है, और FPOs को, जैसे मैंने बोला है, क्रेडिट गारंटी का भी सुविधा NAB संरक्षण से मिलता है। अब AF को बढ़ावा देने के लिए बैंक्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमेशा, राज्यों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जो अग्रणी राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उन्होंने प्रशंसनीय काम किया है। और हम हर साल जो कैंपेन्स करते हैं, अभियान, स्पेशल अभियान, इसी फोकस से करते हैं कि और ज़्यादा निवेश आए कृषि क्षेत्र में, और इस AF योजना का भी वो लाभ उठाएं। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर, स्टार्टअप्स, FPOs, पैक्स, तो अनेक प्रकार के जो लाभार्थी हैं, उन्होंने अपने परियोजनाएं स्थापित किया है। और इसी उद्देश्य से कैंपेन्स जो हैं, एक कैंपेन मतलब एक स्पेशल कैंपेन मोड में हम जाते हैं। मैं आपको जो 4 कैंपेन्स हमने किए थे गत 2 वर्षों में, उसका भी बताना चाहता हूँ। पहला कैंपेन हमने किया था नेशन वाइड 1 ब्रांच 1 लोन, ये बैंक्स का। तो इसमें हमको लगभग 4000 करोड़ का हमको लोन सैंक्शंस हुए हैं AF के तहत। और अगर निवेश की बात करें तो 7298 करोड़ का निवेश हम जुटा पाए। इसी तरह हमने एक और कैंपेन किया था, बेस्ट कैंपेन, जिसमें बैंकर्स एनेबलिंग सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कैंपेन हमने किया है जनवरी से मार्च 2023 में। इसमें भी हमको 5000 करोड़ का सैंक्शन हुआ है लोन, और 6749 प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति हुई है, और लगभग 9228 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तीसरा एक हमने कैंपेन किया था, भारत कैंपेन, जो बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस कैंपेन के तहत हमने 4858 करोड़ का जो लोन स्वीकृत किया है 5347 प्रोजेक्ट्स का, और आपको 8000 करोड़ का निवेश जुटा पाए हैं। और आखिरी में एक कैंपेन हमने किया था, रैपिड कैंपेन, जो इसी साल जनवरी और फरवरी में हुआ था, रूरल एंड एग्रीकल्चर प्रोग्रेस थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें भी हमने 5562 करोड़ का स्वीकृति किए हैं 9599 प्रोजेक्ट्स के लिए, और 8619 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज हुआ। और इस प्रगतिशील विस्तार के बाद हम मानते हैं कि और इसमें AF को बढ़ावा मिलेगा, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आज उन सभी जो परफॉर्मर्स हैं जो राज्य के और बैंकों को, उनको हम माननीय मंत्री जी के हाथों से सबको आज अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके पहले एक छोटा सा एक लघु फिल्म है AF का प्रभाव के ऊपर। कैन यू स्टार्ट द वीडियो? जिस पर लगभग 50% जनसंख्या निर्भर करती है, परंतु हमारे किसान सीमित बुनियादी ढांचे के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, खासकर फसल कटाई के बाद के चरण में। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF की शुरुआत की।
ये पहल फार्म गेट स्तर पर कृषि बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने, उत्पादकता बढ़ाने, नुकसान को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। AIF योजना के तहत 1 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह योजना किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, FPO, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, पैक्स, कृषि उद्यमियों और स्टार्टअप को सशक्त बनाते हुए कृषि क्षेत्र में विकास और स्थिरता लाने का लक्ष्य रखती है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 7 साल तक 3% ब्याज सबवेंशन, 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए क्रेडिट गारंटी तक की सुविधा मिलती है। इसके तहत 2 करोड़ तक के 25 प्रोजेक्ट संचालित किए जा सकते हैं। इसके अलावा AIF के लाभों को अन्य सरकारी सब्सिडियों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे कृषि क्षेत्र में विकास की संभावना और बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई एवं ग्रेडिंग इकाइयों का, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन एवं कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं की स्थापना कर सकते हैं। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने AIF के तहत हाल ही में दावों की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए वेब पोर्टल का लॉन्च किया। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की केंद्र योजना के क्रमिक विस्तार को मंजूरी दी। इस नए विस्तार से नई संभावनाओं का द्वार खुल गया है, जिसके तहत एकीकृत प्राथमिक द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को मान्य कर दिया गया है, यानी कि अब प्राइमरी इंटीग्रेटेड सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं। अब CGTMSE एवं नव संरक्षण योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ऋण गारंटी मिलेगी। PM कुसुम घटक A अब किसानों और समूहों के लिए स्वच्छ ऊर्जा और कृषि बुनियादी ढांचे एक साथ उपलब्ध होंगे। अब अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने का समय आ गया है। अब व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों के अंतर्गत सभी लाभार्थियों के लिए हाइड्रोपोनिक, मशरूम, वर्टिकल, एरोफोनिक खेती, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और लॉजिस्टिक सुविधाएं मान्य हो गई हैं। योजना से कई सफलता की कहानियां निकली हैं। AIF योजना के दायरे में विस्तार से विकास को गति मिलेगी, उत्पादकता में सुधार होगा, कृषि आय बढ़ेगी और देश में कृषि की समग्र स्थिरता में योगदान मिलेगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सशक्त किसान, समृद्ध जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सैमुअल प्रवीण सर ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में कुल 4 AIF कैंपेन चलाए गए और इसी के अंतर्गत आज के समारोह में पुरस्कार 3 प्रमुख श्रेणियों में शीर्ष प्रदान करने वाले बैंकों को प्रदान किए जाएंगे। 3 श्रेणियां हैं: लोन अमाउंट सैंक्शनड, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सैंक्शनड एंड टारगेट अचीवर्स। सो अब मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्य अतिथि जी से। जी, तो कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अवार्ड सेरेमनी में सबसे पहला पुरस्कार अवार्ड सेरेमनी थोड़े समय बाद शुरू होगी। अभी मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्य अतिथिगण श्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि महोदय आप मंच पर आएं और अपने विचार सभागार के साथ साझा करें। जोरदार तालियों से महोदय का स्वागत करें। कृषि राज्य मंत्री आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, और ये दोनों खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं,
कृषि सचिव देवेश जी, नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी जी, प्रवीण जी, साहू जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथीगण, बैंकों से भी हमारे बैंकर्स आए हैं, उनके कारण ही हम इतना प्रगति आईएफ में कर पाए हैं। स्टार्टअप्स के मित्र भी आए हैं, हमारे अधिकारीगण भी हैं, यहाँ उपस्थित सभी प्रिय बहनों और भाइयों। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अभी बताया हमारे मित्रों ने कि देश की जीडीपी में 18% योगदान आज भी खेती का है, और 18% तो सीधे सीधे है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कितना होगा जरा सोचिए। किसान के पास जब पैसा आता है, फसल अच्छी होती है, तो वो दुकान पे खरीदने जाता है सामान। अगर पैसा पास में होगा तो गाड़ी खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, मकान बनाएगा, सीमेंट, सरिया, कपड़े। जब वो खरीदता है तो व्यापारी की दुकान चलती है, क्योंकि किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी किसान ही है। 50% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर है। और जब व्यापारी की दुकान चलती है तो कारखानों के पहिए भी चलते हैं, स्टार्टअप्स भी चलते हैं, और फिर उससे पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता तो नया निवेश आता है। तो डायरेक्ट तो 18% योगदान है किसानों का, लेकिन इनडायरेक्ट की अगर चर्चा करें तो इससे बहुत ज्यादा है। और इसलिए किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण। मैं कहता हूं, कृषि अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो किसान उसके प्राण है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसान हमारे लिए भगवान है, किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है खेती, कृषि। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण खेती में अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तन केवल सतही स्तर पर काम नहीं करते, वो केवल अच्छे लगने वाली घोषणाएं नहीं करते, वो खेती को यथार्थ में कैसे खेती और किसानी आगे बढ़ के किसान की आय बढ़ाए और दूसरी तरफ भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करे, जनता को पौष्टिक आहार मिले। तो एक अलग तरह का उनका दृष्टिकोण है। और इसलिए खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो रोड मैप तय किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उसके 6 सूत्र हैं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनमें से सिंचाई की बेहतर व्यवस्था से लेके अच्छे बीजों तक का निर्माण शामिल है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने यहीं इसी कैंपस में पूछा कि 65 अलग अलग फसलों की 109 प्रजातियों के बीज रिलीज किए थे, और उनमें से अलग अलग प्रकार के बीज थे। जैसे धान, 30% पानी, कम पानी में होने वाली धान, रोपाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जैसे गेहूं बोते हैं वैसे बो दीजिए। बाजरा की एक 70 दिन की किस्म विकसित की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। आमतौर पे 110 दिन में आती है, 115 दिन में आती है। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयत्न किए तो उत्पादन बढ़े, जलवायु अनुकूल बीज आए, अच्छा उत्पादन देने वाले बीज आए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों से वो फसल निपट सके, उसके प्रयत्न जारी है। तो एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा है उत्पादन की लागत कम करना। कम लागत करके किसान का प्रॉफिट बढ़ सकता है, और उस दिशा में लगातार सरकार अनेकों प्रकार के कदम उठा रही है।
अलग अलग तरह की कृषि पद्धतियों, जैसे धान में ही और श्री पद्धति जैसी पद्धति हुई, सोयाबीन में बेड पर सोयाबीन लगाओ, उसके मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन अलग अलग पद्धतियां लागत कम करने के लिए ही, यूरिया हो, डीएपी हो, खाद हो, कितनी सब्सिडी किसान भाइयों और बहनों को दिए जा रही। 2100 रुपए की सब्सिडी मिलती है यूरिया की एक बोरी खरीदने पर किसान भाइयों को। डीएपी के दाम बढ़ ना जाए, केवल 1350 रुपया में डीएपी मिले। आप जानते हैं कि बीच में तुर्की की समस्या के कारण, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण जहाज देर से पहुंच रहे थे, समय ज्यादा लग रहा था, पैसा भी ज्यादा लग रहा था, तो 2625 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया ताकि खाद की कीमत ना बढ़े और लागत कम बनी रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इसी का एक प्रयत्न है। हमारे छोटे छोटे किसान, वैसे तो किसान हमारे छोटी जोत वाले हैं, हम विशाल भूभाग वाले राष्ट्रों से अपने किसान की तुलना नहीं कर सकते जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, बल्कि हजारों एकड़ जमीन है। हमारे किसान के पास तो 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ छोटे छोटे जोत के आकार है। उन छोटे जोत के आकार में कैसे बेहतर खेती करे, किसान सम्मान निधि उसके लिए वरदान सिद्ध हुई है कि अगर समय समय पर साल में 3 बार 2000 रुपया मिल जाए तो छोटे छोटे इनपुट की कास्ट निकल जाती है। अनेकों प्रयत्न हो रहे हैं, मैं उसके विस्तार में भी नहीं जा रहा। लेकिन तीसरा है किसान को ठीक दाम देना, और इसलिए एमएसपी की व्यवस्था और उस पर खरीद हो, इसके इंतजाम के लिए अनेकों योजनाएं हैं। उसके विस्तार में भी आज जाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है फसल का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उस पर हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। परंपरागत फसलें उगाएं, गेहूं हो, चावल हो, धान, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग खेती कैसे हो सकती है। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, एक नहीं अनेकों तरह के। अब तो हाइड्रोपोनिक्स का जमाना आ गया। धरती कम है तो आसमान पे चलो, धीरे धीरे जैसे हाई राइज बिल्डिंग बनी वैसे हाई राइज खेत बनते हुए चले जाएं। तो नई नई जो तकनीकी है, नई नई जो पद्धतियां हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए कृषि का विविधीकरण करें। उसमें पशुपालन जोड़ दो, उसमें मछली पालन जोड़ दो, उसमें मधुमक्खी पालन जोड़ दो। अनेकों प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं, प्रयास किए भी जा रहे हैं, ताकि हम किसान को कम जमीन में भी वो ज़्यादा आमदनी कैसे प्राप्त कर सके और खाद्य की ज़रूरतों को भी हम कैसे पूरा कर सकें। और उसी दिशा में हमारे स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हमने तय किया किसान की लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं फसल कटाई के बाद जितना नुकसान होता है, अभी बता रहे थे, लगभग 13, 14, 15%, कई जगह 16% फसल कटाई के बाद ठीक प्रबंध ना होने के कारण किसान को नुकसान हो जाता है। हमारे पास किसान के उत्पाद को रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेयर हाउस नहीं थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं, राइपनिंग चैम्बर नहीं, अलग अलग कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकिन उनका निर्माण कैसे हो, इसके लिए कई बार पैसे की व्यवस्था नहीं होती थी। तो एक प्रमुख आयाम हमारी कृषि नीति का ये है कि फसल की कटाई के बाद उसका प्रबंध हम कैसे ठीक से कर पाएं। फसल अगर रखने की जगह नहीं तो औने पौने दाम में बेचना किसान को पड़ता है। अगर बेहतर वेयर हाउस हमारे पास हो तो किसान अपने अनाज को रोक सकता है रख के, उसके बदले में पैसे उसको मिल सकते हैं, और जब ठीक दाम मिले वो फसल बेच के वो पैसे चुका सकता है और ज़्यादा लाभ कमा सकता है। कोल्ड स्टोरेज के उपयोग को हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। जल्दी खराब होने वाली विशेषकर फल, सब्जियां, हमारे कई और उत्पाद हैं। अब प्याज भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, उसके लिए भी एक रचना बनानी पड़ती, वेयर हाउस अलग तरह के बनते हैं, लेकिन इनकी भारी कमी थी और इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि ये इंफ्रा बने। तो हमारी कृषि की जो नीति है उसका एक सूत्र ये था कि फसल का विविधीकरण भी करें, वैल्यू एडिशन भी करें, नुकसान भी ना हो किसान को, इसका इंतजाम भी करें, रखने का बेहतर प्रबंध करें, और एक बात और, नुकसान हो जाए तो किसान को उसकी भरपाई करें। उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
बहुत प्रोग्रेसिव योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अंतिम, हम धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख पाएं। केमिकल फर्टिलाइजर के ज़्यादा उपयोग के कारण धरती की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती जा रही है। मित्र जीव, मित्र कीट मारे जा रहे हैं। केंचुए का आजकल अता पता नहीं मिलेगा कहीं आपको। पहले आपने देखा होगा, मुझे पता नहीं आप में से कितने गांव की पृष्ठभूमि के होंगे, लेकिन गांव में बरसात के दिनों में केंचुए घरों में घुसते थे निकल के। हमने केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का उपयोग करके यह हालत कर दी कि केंचुआ दिखना ही बंद हो गया। और केंचुआ मित्र कीट है। जमीन में अंदर 40-40 फुट, 50-50 फुट तक जाता था, फिर ऊपर आता था, फिर नीचे जाता था, फिर ऊपर आता था। ऑक्सीजन नीचे तक जाती थी, जैव कार्बन बढ़ता था, और उसके साथ साथ वो उर्वर भुरभुरी कर देता था जमीन को। मिट्टी खाता था और मिट्टी वापस छोड़ता था, वो सबसे बेहतर खाद होता था। लेकिन केंचुआ जैसे जीव समाप्त हो गए। आने वाली पीढ़ियों को, और दूसरी बात, जो हमने खाद्यान्न पैदा किया, अन्न हो, फल हो, सब्जियां हो, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण कई बीमारियां आज मनुष्य को हो रही है, उससे हम अवगत हैं। कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें आजकल चल रही है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? इसलिए हमको आज सोचना ही पड़ेगा कि ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, हमारी संतानों के लिए भी है, उनकी संतानों के लिए भी है। अगर यही क्रम चलता रहा तो आने वाले समय में धरती का क्या होगा? ये ऐसे प्रश्न थे जिन पर कोई बहुत गंभीरता से नहीं सोचता था, लेकिन सोचा तो हमारे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। और एक नहीं, अनेकों योजनाएं उस दिशा में बनाई। अभी कल ही आपने देखा, कैबिनेट ने 7 योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए किसान को लाभकारी खेती के लिए। और आज के ये जो 2 प्रयोग है, एक एग्रीश्योर, हमारे कई स्टार्टअप्स हैं जो नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हमारे मित्र बता रहे थे 2280 एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अभी कम है। हमारे स्टार्टअप्स तो वैसे दुनिया में धूम मचा रहे हैं, कई यूनिकॉर्न बन गए। मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आजकल बड़ी संख्या में नौजवान आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं। उनके पास टैलेंट है, क्षमता है, आइडियाज है, योग्यता है, समझ है, सामर्थ्य है। लेकिन कई बार अच्छे आइडिया के लिए भी पीछे से जो सपोर्ट चाहिए, धन चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, वो कई बार हो नहीं पाती। और इसी विचार से जो स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं, शुरू तो हो गए, बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए उनको धन की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। और इसलिए विचार आया कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जो ऐसे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको सहयोग करे। और इसलिए ये एग्रीश्योर निधि का आज शुभारंभ हुआ है। मैं कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप इस योजना का लाभ उठाएं। बैंकर्स मित्र यहाँ बैठे हुए, नाबार्ड के चेयरमैन यहाँ बैठे हुए, हम 750 करोड़ रुपए का हमारा ये फंड है। डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि बार बार यहाँ हमारे सामने वीडियो के माध्यम से भी प्रेजेंटेशन हुआ है। एग्रीश्योर की योजना का लाभ उठा के हम कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं वो और बेहतर काम करें, पैसे की उनको कोई कमी ना आए, उनको जितने प्रकार की सहायताएं संभव है हम देने का प्रयास करेंगे। और 80-100 की बात तो प्रारंभ की बात है, हम 80-100 स्टार्टअप्स की आज बात कर रहे हैं, उनको मदद करेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ऐसे योग स्टार्टअप्स अगर होंगे, उनके पास आइडियाज होंगे, तो उन आइडियाज को खाद पानी देने का काम हम करेंगे। एग्रीश्योर जैसी योजनाओं को और आगे बढ़ाएंगे। ये 80 और 100 तक सीमित नहीं रहेगी। हम टैलेंट का सम्मान करते हैं, आपकी क्षमताओं का उपयोग करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत का निर्माण विकसित खेती के बिना नहीं हो सकता, समृद्ध किसान के बिना नहीं हो सकता। और खेती में निवेश की जरूरत है, खेती में निवेश की जरूरत है, केवल सरकारी निवेश नहीं, हमको प्राइवेट निवेश भी चाहिए।
और इसलिए जब प्रधानमंत्री ने, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने उस समय जब कोविड का काल था, तब आपको याद होगा उन्होंने घोषणा की थी एग्री इंफ्रा फंड की, और वो फंड आज वरदान बन के सामने आया है। मैं बैंकर्स मित्रों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस योजना को सफल बनाने में आपने अतुलनीय योगदान दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में मेरी कोशिश ये रही लगातार कि हम इस फंड से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएँ। मध्य प्रदेश हाउस इतने हो गए हैं कि वेयर हाउस भरते नहीं है, और इसलिए एक बार ये ध्यान रखना प्रवीण जी, जिस चीज़ की जरूरत हो वही बनाना। जिस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अब ज़्यादा वेयर हाउस बनाए तो एक नई समस्या पैदा हो गई। वहाँ हम जैसे ही जाते हैं लोग खड़े हो जाते हैं, साहब वेयर हाउस भरवा दो, खाली पड़े हैं। तो ऐसा इंफ्रा मत बनाना कि जिसके कारण बनाने वालों को दिक्कत हो जाए। कोल्ड स्टोरेज चाहिए, राइपनिंग चैम्बर चाहिए, अलग अलग तरह की अनेकों संरचनाएं चाहिए। एक बार मैं चाहता हूं देवेश जी आप भी देखें कि हम प्रदेशों की मैपिंग भी करें, किस प्रदेश में किस तरह के इंफ्रा की जरूरत है, और वही अगर ज़्यादा बनेंगे तो उचित होगा। लेकिन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने लगभग 78,000 करोड़ की 78,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिसमें प्राइवेट निवेश पर्याप्त मात्रा में है, और उससे 75,000 से ज़्यादा अलग अलग संरचनाएं बनी हुई है। और ये फंड अभी लगातार काम करेगा, और इसलिए अब तक इसमें जिन मित्रों ने सहयोग प्रदान किया है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। स्टार्टअप्स भी इस फंड का लाभ उठा सकते हैं। हमारी कई योजनाएं हैं, कृषि विकास योजना में रफ्तार जैसी योजनाएं जो स्टार्टअप्स को बल देने का काम करती है। स्टार्टअप्स के लिए अनेकों योजनाएं, आज योजनाओं की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की कि उनका ठीक ढंग से हम लाभ उठाएं। इस दृष्टि से ये दोनों योजनाएं हमारी, चाहे हमारा एग्री श्योर निधि हो या एग्री इंफ्रा जो फंड है उसके, और एग्रीकल्चर में बाकी जो निवेश है, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश हो रहा है। लेकिन निवेशकों को दिक्कत है, निवेशक मित्र भी बैठे हैं, प्रक्रियाएं इतनी जटिल होती है। सिंगल विंडो की बात हम जरूर करते हैं, लेकिन सिंगल विंडो और एक विंडो हो जाती है 10-12 विंडो के बाद, फिर यहाँ चले जाओ, फिर वहाँ चले जाओ, फिर वहाँ चले जाओ, फिर वहाँ चले जाओ। कई तो बीच में आते बड़े उत्साह से है, लेकिन छोड़ छाड़ के फिर निकल लेते, कौन चक्कर में पड़े। उसलिए जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है कि एक जगह ही उनको सारी सुविधाएं ठीक से मिल जाए। अब इसलिए जो कृषि निवेश पोर्टल, सारी जानकारी एक जगह मिलेगी ना प्रवीण जी, एक ही जगह सारी जानकारी मिलेगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। ये जो हमारा कृषि निवेश पोर्टल है, ये भी वरदान बन के निवेशकों के लिए सामने आएगा। निवेशक मित्रों, हम आपका आदर करते हैं। निवेश की जरूरत है, सभी क्षेत्रों में जरूरत है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि अपनी खेती को हम कैसे अधिकतम उत्पादन देने वाली बनाएं, कैसे हम वैल्यू एडिशन ढंग से कर पाएं, ये वैल्यू एडिशन की जरूरत है। अब हमारा कच्चा माल अगर हमारे पास है और उसका वैल्यू एडिशन नहीं करते, तो ना तो हम रोजगार दे पाते हैं, ना किसान को ठीक दाम दे पाते हैं। इसलिए आज वैल्यू एडिशन बहुत आवश्यक है। और आपने अभी देखा कि एग्री इंफ्रा फंड में ही पहले कहते थे आटा तो बना लो, उसके लिए फंड है, लेकिन आटे से ब्रेड नहीं बना सकते, बिस्किट नहीं बना सकते, सेकेंडरी आपके जो प्रोसेसिंग थी वो हो ही नहीं सकता था। तो इसका विस्तार किया, जिसके बारे में प्रवीण ने आपको बताया है। 4 अलग अलग और प्रगतिशील विस्तार इसके किए गए हैं। इसका उपयोग अब हमारे सोलर ऊर्जा के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ आपको बताया गया है, तो उसका भी आप लाभ उठाएं। आज इस अवसर पर मैं पहले एक बार फिर से बैंकर्स को धन्यवाद दूंगा। देखो, ये बड़ी सेवा है। खेती के बिना भारत का काम अभी कई वर्षों तक चल नहीं सकता। खेती में कई नए प्रयोग हम करेंगे। एक प्रधानमंत्री जी के दिमाग में जो बात है उसको भी जमीन पर उतारने की हम कोशिश करेंगे। छोटी छोटी जोत, अगर किसानों के बड़े ग्रुप बने और एक साथ खेती करें
तो वो खेती भी चमत्कार कर सकती है। छोटे छोटे जोत के आकार में कई बार परिणाम उतने नहीं आते। हम कई दिशाओं में सोच रहे हैं, कई दिशाओं में काम करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे, लेकिन आज के ये जो 2 कदम हैं उन दिशाओं में और तेज गति से हमको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि खेती के बिना भारत का काम चल नहीं सकता। किसान भारत की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का अंदाज दुनिया को तब हुआ जब कोविड जैसी महामारी आई। कोविड आया तो सारी दुनिया थम गई। महानगरों में, नगरों में कारखाने के चक्के बंद हो गए, मजदूर निकले और रोजी रोटी के लिए शहरों से चल पड़े अपने गांव की ओर। तब केवल खेती थी जिसने रोजगार के अवसर प्रदान किए, केवल खेती थी जिसने उत्पादन जारी रखा। उत्पादन खेतों से ही हो रहा था। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी उस समय 4.6%, बाकी -7% थी, लेकिन कृषि की विकास दर थी 4.6% और खेती थी। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कोविड में भी बच गई और भारत को बचाने का काम किया। इसलिए खेती के महत्व को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। खेती से जुड़ी सारी चीजों के मामले में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बहुत सजग और सचेत है। और मैं तो ये मानता हूँ, मेरे मंत्रीगण बैठे हैं, मेरे अधिकारियों की टीम बैठी है, हम तो कैसे बेहतर से बेहतर किसी क्षेत्र में काम कर पाए इसके लिए दिन और रात प्रयत्न करने, लगातार प्रयत्न जारी रखे हुए हैं। आपको भी मैं खुला निमंत्रण देता हूँ, आपके पास अगर अच्छे आइडियाज हो तो हमें भेजिए। हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं इस क्षेत्र में। किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, उनका लाभ बढ़ाना है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन के काम करते जाना है। और एक दिन भारत की खाद्य जरूरतों को तो आज हम पूरा कर ही रहे हैं, दुनिया का फूड बास्केट हिंदुस्तान को बनाना है। इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं और इस काम आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबके प्रयत्न चाहिए, आप सबका टैलेंट लगे, इसी का मैं आह्वान करता हूं। और आज जो पुरस्कार विजेता हैं, बैंकर्स मित्रों सहित बाकी हमारे स्टार्टअप्स के मित्रों से लेके हमारे बाकी साथी, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आइए मिलकर हम काम करते रहें और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान के सपने को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि देश की रीढ़ है और किसान देश के प्राण। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करेंगे AIF एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी। जैसा कि संयुक्त सचिव महोदय ने बताया था कि पिछले 2 वर्षों में कुल 4 AIF कैंपेन चलाए गए और उसी के अंतर्गत आज के इस समारोह में पुरस्कार 3 प्रमुख श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों को प्रदान किए जाएंगे। 3 श्रेणियां हैं: लोन अमाउंट सैंक्शनड, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सैंक्शनड एंड टारगेट अचीवर्स। तो सबसे पहले प्रथम पुरस्कार मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। मैं निवेदन करूंगी कि स्टेट बैंक की टीम मंच पर आए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का नोबोल फर्स्ट इन अमाउंट सैंक्शनड, फर्स्ट इन अमाउंट सैंक्शनड इन बेस्ट कैंपेन और इसके अतिरिक्त एडिशनल अचीवमेंट है फर्स्ट इन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सैंक्शनड बोथ इन नोबोल एंड बेस्ट कैंपेन। I request all of you to please give a big round of applause for State Bank of India team. Many congratulations to you. Next, second is HDFC Bank. Second in amount sanctioned under No Bol campaign. Second in amount sanctioned in best campaign. First in percent of target achievement in No Bol campaign. And third and second in number of projects sanctioned in No Bol and best campaign respectively. A big round of applause for team HDFC. I request Canara Bank team to be ready.
Many congratulations to you, sir. Next, we have Canara Bank, third in amount sanctioned under No Bol campaign, third in amount sanctioned in Best campaign, second in number of target achievement in both No Bol and Best, and second and third in number of projects sanctioned in both No Bol and Best campaign, respectively. Many congratulations to Team Canara Bank. Thank you so much. Next, we have Bank of Baroda, first in percentage of target achievement under Best campaign. I request Team Bank of Baroda to kindly come over to the stage. Let's give a big round of applause to the winning banks. Next, we have Indian Bank. Please be in readiness. So here we have Bank of Baroda, first in percent of target achievement. A big round of applause, please. Many congratulations to Bank of Baroda. Next, we have Indian Bank, third in percentage of target achievement under Best campaign. I request Team Indian Bank to kindly come over to the stage and receive the award. Next, we have Baroda Rajasthan Kshetriya Grameen Bank. Please be in readiness. And Punjab Grameen Bank. Many congratulations to Indian Bank team. Next, we have Baroda Rajasthan Kshetriya Grameen Bank, third in percentage of target achievement under No Bol campaign. Let's give a big round of applause to Baroda Rajasthan Kshetriya Grameen Bank. Punjab Grameen Bank, please be in readiness. And then Sarva Haryana Grameen Bank. Thank you so much. Next, we have Punjab Grameen Bank, first in percentage of target achievement, regional rural banks category under No Best campaign. Let's give a big round of applause to Punjab Grameen Bank. Next, we have Sarva Haryana Grameen Bank, second in percentage of target achievement, regional rural banks category under Best campaign. Let's give a big round of applause. Baroda UP Grameen Bank, please be in readiness next. Many congratulations to Sarva Haryana Grameen Bank team. Next, we have Baroda UP Grameen Bank, third in percentage of achievement of target under RRB category under Best campaign. A big round of applause for Baroda UP Grameen Bank. So these were the awards for financial year 22-23. Let's quickly go to the next financial year also. Yeah. Yes. So financial year 23-24. Financial year 23-24, first is State Bank of India, first in amount sanctioned under Bharat campaign, first in amount sanctioned in Rapid campaign. I request Team State Bank of India to quickly come over to the stage and receive the award. A big round of applause. Next, we have Canara Bank and Punjab National Bank. Please be in readiness. Many congratulations to State Bank of India. Next, we have Canara Bank, second in amount sanctioned under Bharat campaign. Canara Bank, Punjab National Bank, HDFC Bank, please be in readiness. So here we have Canara Bank team, second in amount sanctioned under Bharat campaign. Many congratulations to the teams. Next, we have Punjab National Bank, third in amount sanctioned under Bharat campaign, second in amount sanctioned under Rapid campaign. A big round of applause for Punjab National Bank team. HDFC team, please be in readiness. Union Bank of India, please be in readiness. Next, we have HDFC Bank, third in amount sanctioned category under Rapid campaign. HDFC team, please. Union Bank of India team, please be in readiness, followed by Bank of India, Baroda, UP Grameen Bank. So we have HDFC Bank, third in amount sanctioned under Rapid campaign. Thank you so much, sir, and many congratulations. Next, we have Union Bank of India, second in percentage of target achievement under Bharat campaign, third in percentage of target achievement under Rapid campaign. A big round of applause for Union Bank of India. Many congratulations. Bank of India team, please be in readiness, followed by Baroda UP Grameen Bank.
Next, we have Bank of India, third in number of projects sanctioned under rapid campaign. Bank of India team, please. Followed by Baroda UP Grameen Bank, Madhya Pradesh Grameen Bank, Punjab Grameen Bank. Please be in readiness. Many congratulations to Bank of India team. Let's give a big round of applause. Third in number of projects sanctioned. Many congratulations, sir. Next, we have Baroda UP Grameen Bank. First in amount sanctioned RRB category. Additionally, first in percentage of target achievement in rapid campaign. Many congratulations to you, sir. Madhya Pradesh Grameen Bank team and Punjab Grameen Bank team, please be in readiness. So next we have Madhya Pradesh Grameen Bank, second in amount sanctioned RRB category. Madhya Pradesh Grameen Bank teams, please. Let's give a big round of applause for Madhya Pradesh Grameen Bank. Punjab Grameen Bank, please be in readiness, followed by Maharashtra Grameen Bank and Paschim Banga Grameen Banks. Many congratulations to you, sir. Next, we have Punjab Grameen Bank, third in amount sanctioned RRB category. In addition to this, second in percentage of target achievement in rapid campaign as well. Punjab Grameen Bank, many congratulations to you, sir. Next, we have Maharashtra Grameen Bank, third in percentage of target achievement in RRB category under rapid campaign, Maharashtra Grameen Bank team. Many congratulations. Paschim Banga Grameen Bank, please be in readiness, followed by Baroda Rajasthan Grameen Bank. Many congratulations and thank you. Next, we have Paschim Banga Grameen Bank, first in percentage of target achievement, RRB category. Let's give a big round of applause to Paschim Banga Grameen Bank. Next, we have Baroda Rajasthan Kshetriya Grameen Bank. Please be in readiness. Baroda Rajasthan Kshetriya Grameen Bank, second in percentage of target achievement in Bharat campaign. Jharkhand Rajya Grameen Bank, please be in readiness. Many congratulations to you, sir. Next, we have Jharkhand Rajya Grameen Bank, third in percentage of target achievement under Bharat campaign. Jharkhand Rajya Grameen Bank. Many congratulations to you, sir. Now we have the top performing states during financial year 22-23. So first state is Madhya Pradesh. Let's give a big round of applause to Madhya Pradesh. I request the AIF representative of Madhya Pradesh to please come onto the stage and collect the award. Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, please be in readiness. So this is team Madhya Pradesh. Many congratulations to Madhya Pradesh team. So the number of applications sanctioned by Madhya Pradesh is 2,299. Let's give a big round of applause to team Madhya Pradesh. Thank you so much. Next we have state Maharashtra. Maharashtra is second. I request AIF representatives from Maharashtra to please come onto the stage, followed by Uttar Pradesh, Karnataka and Gujarat. So this is Maharashtra with 1,688 applications sanctioned. Next, we have Uttar Pradesh. I request Uttar Pradesh representatives to come on the stage. Many congratulations to you, sir. The number of applications sanctioned is 1,131. So the rank is third. Many congratulations to the team. Next, we have Karnataka at fourth place with 877 applications sanctioned. Let's give a big round of applause to Karnataka team. Many congratulations to you, sirs. Next, we have state Gujarat at fifth place with 870 applications sanctioned. Let's give a big round of applause to Gujarat AIF representative. Many congratulations to you, sir. Now let's move on to the top performing states during financial year 23-24. Punjab being the first state. Let's welcome Punjab team, followed by Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Telangana. Yes, so we have team Punjab with first rank. Let's give a big round of applause to team Punjab.
Uttar Pradesh team, please be in readiness, followed by Maharashtra. Let's give a big round of applause to Punjab. Many congratulations to all of you. Next, we have Uttar Pradesh on second rank. A big round of applause to Uttar Pradesh. Many congratulations to you, sirs and ma'am. Let's give a big round of applause. Maharashtra team, please be in readiness, followed by Madhya Pradesh and Telangana. So the third rank, yes, third rank goes to Maharashtra. A big round of applause to Maharashtra. Let's give a big round of applause. Many congratulations to you, sir. Yes. So after Maharashtra, we have Madhya Pradesh on fourth rank. Madhya Pradesh representative. Next, we have Telangana. Team Telangana, please be in readiness. So this is Madhya Pradesh. Many congratulations to you, sirs and ma'am. Then we have Team State Telangana on fifth position. We also have an award to NAPCONS. I request NAPCONS team to please be in readiness after Team Telangana. Many congratulations. बहुत-बहुत शुभकामनाएं महोदय आपको. There is an award to NAPCONS for valuable contribution in implementation of AIF as knowledge partner. I request Team NAPCONS to please come over to the stage and receive the award. Let's give a big round of applause. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति के अभिभूत हैं। आपके अमूल्य समय के लिए और योगदान के लिए हम अत्यंत आभारी हैं महोदय। आपकी उपस्थिति ने हमारे कार्यक्रम की गरिमा और महत्व दोनों को बढ़ाया है। अब मैं निवेदन करूंगी सैमुअल प्रवीण कुमार जी को कि आप श्री शिवराज सिंह चौहान जी को स्मृति चिन्ह भेंट देकर सम्मानित करें। महोदय, आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा और महत्व दोनों को बढ़ावा मिला है। मैं निवेदन करूंगी अजीत कुमार साहू जी को कि आप श्री भागीरथ चौधरी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से आपका समर्थन चाहिए। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी सैमुअल प्रवीण कुमार जी को कि आप रामनाथ ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी श्री शाजी केवी जी को कि आप डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ हमें सभी सम्माननीय अतिथिगण का धन्यवाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से, कि आप मंच पे आएं और सभागार के साथ अपने विचार साझा करें। सम्मानित केंद्रीय कृषि मंत्री जी, सम्मानित
श्री राज्य मंत्री जी, श्री भागीरथ चौधरी जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, उपस्थित सैमुअल और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहू जी, सभी एंटरप्रेन्योर्स, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, मैं सर्वप्रथम माननीय कृषि मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और माननीय राज्य मंत्रियों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पहल को, जो कि सरकार की 100 दिन की कार्य योजना का भाग है, उसमें आपने आके 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लॉन्च किए और जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसमें राज्यों ने और बैंकों ने अच्छा काम किया, उनको पुरस्कार वितरण किया। मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि इसका महत्व इतना है कि जब इस सरकार ने डबलिंग फार्मर्स इनकम की जो एक नीति, एक रिपोर्ट बनाने के लिए जलवायु समिति को बनाया था, तो उसके रिकमेंडेशन में मैं भी, जब मैं यहाँ कृषि मंत्रालय में जेएस पॉलिसी था तो एसोसिएटेड रहा था, और उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से आई थी कि कृषि में किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो निवेश आवश्यकता है उसको 2 भाग में बांटा जा सकता है, एक इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर और एक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर होता है जब हम रोड्स बनाते हैं, बिजली की लाइनें डालते हैं, या हम जो कैनाल्स बनाते हैं, सरकारी नलकूप बनाते हैं, तो वो तो काफ़ी तेज़ी से सरकार का बढ़ रहा था। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर था, कि यानी कि निवेश जो एग्रीकल्चर में हो, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, जिसमें हम पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या मैकेनाइजेशन, इन इश्यूज़ की बात करते हैं। और इसीलिए ये आवश्यक है कि इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए निजी सेक्टर की सहभागिता आवश्यक थी। उस वक्त भी समझ गई थी, इसीलिए उसी रिकमेंडेशन के बाद केंद्र सरकार ने ये AIF योजना लाई है, और अब ये स्टार्टअप्स जो कल्चर अब आ गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप कल्चर, कई लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप कल्चर मतलब IT, स्टार्टअप कल्चर मतलब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लेना, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप कल्चर में अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करें तो कृषि में स्टार्टअप कल्चर सबसे ज़्यादा रोज़गार दे सकता है, सबसे ज़्यादा सफल हो सकता है, क्योंकि इसमें गैप बहुत है। इसमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर में विशेष रूप से गैप बहुत है। इसलिए इन तीनों कार्यक्रम जो आज हुई है, एग्रीश्योर का, AIF का बारे में, और जो हम लोगों ने जो कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया है, इसका महत्व बहुत होगा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। बहुत अभी अफसर और भी माननीय राज्य मंत्रियों को भी बोलना है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग इसका लाभ उठाएं, और प्रयास ये होना चाहिए कि कुछ महीनों बाद हम AIF के एंटरप्रेन्योर्स और जो स्टार्टअप इससे पैसा लेके पनपते हैं, सफल होते हैं, उनको हम इस स्टेज पे आके बुला के उनको हम लोग भी सम्मानित कर सकें, उनको रिवॉर्ड दे सकें। इस ऑब्जेक्टिव से ये आज की योजना आरंभ की गई है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने योजनाओं से जुड़े रहे हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो निश्चित रूप से जुड़ेंगे, और जो फील्ड में हमारे लोग कार्यक्रम सुन रहे होंगे वो भी इससे प्रोत्साहित होकर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जिससे कृषि निवेश बढ़े, किसानों की आय बढ़े, और हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी सभागार से प्रस्थान कर रहे हैं। हम थोड़े ही समय में कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।